हेलो एवरीवन, आई एम निशिता चौहान और आज हम एक अलग सी खुशी के साथ वापस आए हैं। एंड ये खुशी इसलिए है क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। वाओ 100। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग निशिता चौहान। ऑलराइट, आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर इंडिगो। एंड हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? आप बताओगे कि मैं बताऊँ? मैं ही बता देती हूँ। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो लुइस फिशर हैं। लुइस फिशर एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और उन्होंने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने उन पर एक बुक भी लिखी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का ही एक एक्सट्रैक्ट है हमारा चैप्टर इंडिगो। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया जाता है जो लुइस है वो गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी के पास जाता है। और ये बात कब की है? 1942 की। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की सोची, उनको अपने देश से निकालने की सोची। तो वो कहते हैं ये बात 1916 की है। एक एनुअल कन्वेंशन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लखनऊ में और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और उन बहुत सारे लोगों में से एक था चंपारण से एक फार्मर राजकुमार शुक्ला। और वो गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था अपने गांव में और वो अपने विलेज की कंडीशंस के बारे में गांधी जी को बताना चाहता था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी कंडीशन इतनी ख़राब कर रखी थी वहाँ पे रहने वाले शेयर क्रॉपर्स की। बहुत ज़्यादा अनजस्ट तरीके से वो उनसे टैक्सेस लेते थे और गांधी जी इतने बिजी रहते थे वो उस टाइम पे उनसे नहीं मिल पाए थे। पर शुक्ला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। वो गांधी जी का पीछा करते हर जगह जहाँ भी गांधी जी चाहते वहीं पे शुक्ला जी भी पहुँच जाते। तो पीछा करते करते वो गांधी जी के आश्रम तक पहुँच गए। तो गांधी जी भी बड़े इम्प्रेस हो गए उसकी डिटर्मिनेशन से कि हाँ भाई ये कुछ तो चाहता है और इम्पोर्टेंट ही चाहता है जो इतना पीछा कर रहा है मेरा। तो गांधी जी कहते हैं शुक्ला जी आप मुझसे कलकत्ता में मिलना, वहाँ पे मेरी एक मीटिंग है और मीटिंग के बाद हम दोनों साथ आपके साथ चलेंगे। फिर क्या, शुक्ला जी पहुँच गए कलकत्ता और जब गांधी जी फ्री हुए तो दोनों ने पकड़ी ट्रेन और चंपारण के लिए निकल गए दोनों के दोनों। चंपारण जाने से पहले वो पहुँचे पटना, पर उन्हें तो चंपारण जाना था। हाँ, पर वो पहले पटना गए। पटना में मिले वो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि राजेंद्र प्रसाद कौन है, ठीक है? पर चैप्टर में बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे। तो गांधी जी और शुक्ला जी राजेंद्र प्रसाद जी से नहीं मिल पाते हैं। उनको रिसीव किया उनके सर्वेंट्स ने और उनके सर्वेंट्स ने भी ऐसे उनको सर्व किया जैसे वो राजकुमार शुक्ला को करते थे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गांधी जी को। गांधी जी इतने बड़े आदमी थे तो कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए था ना, पर उनके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्योंकि जो सर्वेंट्स थे उन्हें लगा कि ये शुक्ला के साथ आया है तो इसी की तरह कोई फार्मर होगा। यहाँ तक कि उन्हें वेल को भी हाथ नहीं लगाने दिया गया, कुएँ को भी हाथ नहीं लगाने दिया गया, खाट पे या बिस्तर पे बैठने भी नहीं दिया गया, उन्हें ज़मीन पे बिठाया गया। बेसिकली यहाँ पे हमें अनटचेबिलिटी शो की गई है चैप्टर में, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी उस टाइम पे कैसे होती थी। इसके बाद वो लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर क्योंकि गांधी जी को लगता है डायरेक्ट चंपारण जाने से पहले उन्हें पहले शेयर क्रॉपर्स की कंडीशन के बारे में पता कर लेना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट जो है वो कलेक्ट कर लेनी चाहिए। तो वो पहुँच जाते हैं मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर जाते ही उन्हें रिसीव किया JB कृपलानी जी ने और गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि गांधी जी आए हैं मुजफ्फरपुर में, सब लोग पैदल या जो भी उनके पास साधन था उसी में भागे चले आए गांधी जी से मिलने के लिए। और आसपास के जितने भी लॉयर्स थे वो लॉयर्स भी आ गए वहाँ पे और उन्होंने पूरी कंडीशन बताई शेयर क्रॉपर्स की और डिस्क्राइब किया गांधी जी को कि क्या क्या होता है वहाँ पे फार्मर्स के साथ। और फिर गांधी जी ने पूछा कि क्या आप फ़ीस भी लेते हो, इनसे फ़ीस चार्ज करते हो जब ये आपके पास आते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हम फ़ीस चार्ज करते हैं। तो गांधी जी कहते हैं अरे अरे कुछ तो शर्म करो, सब कुछ यहीं से लूट लोगे क्या? इन्हीं से फ़ीस ले लेना तुम भी। वो एक तो पहले ही परेशान और तुम भी उनको फ़ीस ले लेके परेशान कर रहे हो। फिर यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला कि जज ब्रिटिशर्स के, कोर्ट ब्रिटिशर्स का, केस लड़ने वाले उनके लोग और जिनके खिलाफ केस लड़ा जा रहा है वो लोग भी उन्हीं के। तो ये बेचारे जाएँ तो जाएँ कहाँ? ये शेयर क्रॉपर्स इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि गांधी जी ने कहा अगर कुछ करना है तो सबसे पहले इनका डर दूर करना है। अच्छा, मैटर क्या था? सुनो, मुद्दा ये था कि सारी की सारी लैंड जो है इंग्लिश मैन ने अपने अंडर में ले ली थी। अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में इंडिया की सारी लैंड ले ली थी और इंडियंस को बोला गया था अगर तुम्हें क्रॉपिंग करनी है तो हमें पहले रेंट पे करना पड़ेगा। तो मतलब हमें हमारी लैंड पे ही कल्टीवेशन करने के लिए उन्हें रेंट पे करना पड़ता था। और क्योंकि इंडिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, आज भी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा थी, तो उन्हें रेंट देना ही पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला तुम एक काम करो, अपनी 15% लैंड पे, जितनी भी लैंड है तुम्हारे पास उसमें से 15% लैंड पे इंडिगो उगाओ
और एज अ रेंट पूरा का पूरा इंडिगो हमें दे दो। और ब्रिटिशर्स फिर क्या करते थे, इंडिगो लेते थे और पूरा का पूरा बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे इंडिगो को। और अब होता क्या है, रेंट भी चल रहा था, पर यहीं पे जर्मनी इस टाइम पे सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लेता है। वो अपनी कंट्री में सिंथेटिक इंडिगो बना लेता है और सिंथेटिक इंडिगो नेचुरल इंडिगो से ज़्यादा कारगर था, चीप भी था और मतलब कि क्वालिटी में भी अच्छा था, अच्छा काम कर रहा था वो। तो सब उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कौन, एक सस्ती चीज़ मिल रही है और एक महंगी चीज़ मिल रही है तो सब सस्ती चीज़ को लेना चाहेंगे। तो यही यहाँ पे भी हुआ कि जो नेचुरल इंडिगो था सबने उसको इग्नोर करना शुरू किया और सिंथेटिक इंडिगो था उसको सबने यूज़ करना शुरू किया। तो फिर नेचुरल इंडिगो की वैल्यू डाउन होती चली जाती है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना दिमाग लगाया, अपना दिमाग दौड़ाया और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस इंडिगो वाली चीज़ से फ्री होना है, मतलब इंडिगो उगाने के बाद तो ज़मीन जो है वो बैरन हो जाती है, एकदम बंजर हो जाती है, उसमें दूसरी कोई भी फसल 4 साल तक नहीं उगाई जा सकती। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्री होना है इस चीज़ से तो तुम पैसे देकर फ्री हो जाओ और इंडिगो नहीं उगाने के लिए बोलेंगे हम तुम्हें। तो कुछ फार्मर्स जो थे वो पैसे देके फ्री हो जाते हैं, पर कुछ जो पैसे नहीं देना चाहते या उनके पास नहीं होते पैसे देने के लिए, वो नहीं मानते, नहीं देते पैसे। तो इतने में ही क्या होता है कि सबको पता चलने लग जाता है कि सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ चुका है, जर्मनी ने बना लिया है इंडिगो। तो अब सबको स्ट्रेटजी समझ में आती है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, उन लोगों के साथ चाल चली है ब्रिटिशर्स ने। सबको समझ आता है कि ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया। अगर वो पैसे ना देते तो भी उन्हें छोड़ने वाले थे, अब तो उनके पैसे भी चले गए। फिर एंट्री होती है हमारे गांधी जी की। गांधी जी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ तो फार्मर्स से, कुछ लॉयर्स से, और वो वहाँ के ब्रिटिश कमिश्नर के पास भी जाते हैं और लैंडलॉर्ड ऑफ एसोसिएशन के पास भी जाते हैं, पर उन लोगों से उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो गांधी जी को ये कह के टाल देते हैं कि तुम एक आउटसाइडर हो, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तुम जाओ। फिर गांधी जी ने भी कुछ नहीं किया, वो वापस आ जाते हैं कि ठीक है, नहीं दे सकते तो किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी मत दो, हमने तो वैसे भी बहुत सारी कलेक्ट कर ली है। और फिर गांधी जी वहीं पे एक छोटा सा अपना डेरा डाल लेते हैं, घर सा बना लेते हैं और फिर वहीं से सारे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बाकी की, और उसी को एज अ हेड क्वार्टर की तरह यूज़ करने लगते हैं अपने घर को। कुछ टाइम बाद ही गांधी जी के पास एक मैसेज आता है ब्रिटिशर्स का कि तुम अभी की अभी तुरंत चंपारण छोड़ के निकल जाओ। फिर गांधी जी ने क्या किया, वो मैसेज लेते हैं और मैसेज वो नीचे साइन कर देते हैं कि मुझे रिसीव हो चुका है आपका मैसेज, और फिर पीछे वो लिख देते हैं आई डिसोबे योर ऑर्डर, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारा ऑर्डर, जाओ कर लो क्या करोगे। फिर नेक्स्ट डे ही गांधी जी को कोर्ट से बुलावा आ जाता है कि आ जाओ, आपकी यहाँ पे तारीख फिक्स हो चुकी है, कोर्ट में मिलते हैं। तो फिर गांधी जी सोचते हैं कि अगर मैं जेल वेल चला गया, मतलब वो अपना रोस्ट सोच लेते हैं कि मेरे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो वो अपने आगे के प्लान्स इसी हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं और पूरी रात बैठ के अपना काम करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को बुला लेते हैं, उनके जो फेलोज़ थे उनके साथ काम करने वाले, उनको भी बुला लेते हैं और आश्रम में भी ये न्यूज़ पहुंचा देते हैं कि अगर कुछ गलत वलत हो जाए तो संभाल लेना। तो ये सब बातें फार्मर्स को पता चलती हैं कि एक महात्मा आया है और हमारे लिए वो इतना सब कर रहा है, और अब उसे कोर्ट में बुला लिया गया है। तो वहाँ पे बहुत बड़ी सी क्राउड आ जाती है और वो क्राउड कोर्ट में गांधी जी को जाने नहीं देती। फिर इंग्लिश पुलिस से भी वो क्राउड संभल नहीं रही थी। फिर जो पुलिस थी वहाँ की, उनको भी गांधी जी से हेल्प मांगनी पड़ी कि हेल्प कीजिए साहब, इनको समझाइए, रुके ताकि कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ सके। फिर गांधी जी बड़े ही पोलाइटली सबको समझाते हैं, पीजेंट्स को बताते हैं कि मुझे जाने दो अंदर और कानून के हिसाब से काम होने दो, कोर्ट को प्रोसीड होने दो। फिर जनता मानती है, फिर सारे लॉयर्स और गांधी जी अंदर जाते हैं। तो एक साइड में जज बैठे हुए थे, दूसरी साइड में लॉयर्स बैठे हुए थे। तो गांधी जी कहते हैं साहब शुरू करो कार्रवाई, आ गया हूँ मैं अब, तो चलो करते हैं शुरू। तो फिर वहाँ पे जज बोलते हैं कि अगर आपको कोई बेल वेल लेनी हो तो आप ले सकते हैं, आप फ्री हो गांधी जी। तो फिर गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, अब बेल वेल नहीं लेनी, मैं तो नेशनल सर्विस पे हूँ, अब बेल वेल नहीं होगी कोई, अब तो सीधा यहाँ पे सोल्व करेंगे मुद्दे को, मैटर को सोल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई पेनल्टी लगानी है, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप पेनल्टी लगाओ, आज तो ये मैटर सोल्व हो के रहेगा। तो ये सब हो जाने के बाद जज कहते हैं कि 120 मिनट्स का हम ब्रेक लेते हैं, 120 मिनट का ब्रेक लेंगे। और फिर कोर्ट 120 मिनट के बाद फिर से रीअरेंज होता है और गांधी जी को भी बेल मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राउड हो गई थी कि गांधी जी को छोड़ना ही पड़ा। अगर वो गांधी जी को नहीं छोड़ते तो फिर क्राउड जो है भड़क जाती, भीड़ भड़क जाती। तो अब गांधी जी को भी ये नहीं पता था कि उनकी इतनी चलती है, लोग उनको बचाने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अपने रोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना कि जो बुरा होगा वो देखा जाएगा। पर यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो गया, सब के सब लोग उनके साथ आगे खड़े हो गए।
तो फिर घर जाने के बाद गांधी जी जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी से पूछते हैं कि कल को अगर मैं जेल चला गया तो तुम क्या करोगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि सर हम तो आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं और आप ही जेल चले गए तो हम क्या करेंगे, हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर गांधी जी कहते हैं कि फिर इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। ये बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वो अपने बाकी के जो को फेलोज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, उन सबको बुलाते हैं और कहते हैं ये इंसान इतनी दूर से आकर हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे जो फार्मर्स भाई बहन हैं उनके लिए लड़ सकता है, उनके लिए जेल जा सकता है, तो हम तो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर अब राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं गांधी जी से कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो ये देखकर गांधी जी कहते हैं वी वॉन द बैटल ऑफ चंपारण, हमने चंपारण की लड़ाई अब जीत ली है, क्योंकि जो डर उनके अंदर था वो डर अब ख़त्म हो चुका था। तो उन्हें तभी एक मैसेज मिलता है, उसमें लिखा हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट हैं वहाँ के, उन्होंने गांधी जी का केस ड्रॉप आउट कर दिया है, अब गांधी जी बिल्कुल फ्री हैं। तो गांधी जी कहते हैं उन्होंने अपना फर्स्ट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है वो जीत लिया है, वो भी मॉडर्न इंडिया में। और वो बताते हैं कि उन्होंने इस दौरान करीब करीब 10,000 फार्मर्स के बयान रिकॉर्ड किए थे। तो दूसरी साइड में क्या होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं सर एडविन गेट, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें गांधी जी को भी बुलाया। तो गांधी जी सोचे कि इनका क्या भरोसा है, ये फिर से मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और पीछे भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे जाते हैं कि अगर मैं ना आऊँ, मुझे पकड़ लिया जाए, तो तुम अपना सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है वो पूरे ज़ोर शोर से चलाए रखना, आगे बढ़ाना। तो वहाँ पर काउंसिल स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ गांधी जी बैठे थे, एक तरफ सारे लैंडलॉर्ड बैठे थे और दूसरी तरफ इंग्लिश गवर्नमेंट बैठी हुई। गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बोला गया कि आप हमारे पैसे वापस करो। ये गांधी जी उनके बयान वगैरह सारे लेके गए थे, उनके सामने जाके पटक दिया और कहा कि तुम पूछते हो तुमने किया क्या है, ये देखो ये किया है तुमने, और अब हमें मुआवजा वापस चाहिए। तो लैंडलॉर्ड्स डर गए कि हमें सारे के सारे पैसे वापस देने होंगे, पर गांधी जी कहते हैं तुम हमें 50% वापस दे दो। फिर लैंडलॉर्ड कहते हैं नहीं नहीं 50% तो नहीं देंगे, हम 25% देंगे। तो गांधी जी 25% में ही मान जाते हैं, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि 50% मिलते हैं या 25% मिलते हैं, अमाउंट मैटर नहीं करती, मैटर करती है हमने चंपारण के लोगों के दिल से डर को हटा दिया, हमने जो ये लैंडलॉर्ड थे इनको झुका दिया, हमने अपनी पहली लड़ाई को जीत लिया। तो यहाँ पे ये इंडिगो का चैप्टर है हमारा, ये कंप्लीट होता है। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में ही नहीं सोचते थे, वो हमेशा सोशल ग्रोथ को पहले इंपॉर्टेंस देते थे। तो गांधी जी जो हैं वो सोचते हैं कि चंपारण की हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, तो वो कुछ टीचर्स को बुलवाते हैं और उनकी वाइफ भी आती है और उनका सबसे यंगर बेटा, मतलब कि जो सबसे छोटा बेटा था देवदास, वो भी वहाँ पे आता है। और वहाँ पे वो लोग 6 स्कूल्स ओपन करवाते हैं, हेल्थ के लिए मेडिकल सेंटर्स ओपन करवाते हैं, सैनिटेशंस के बारे में लोगों को बताते हैं। लोग वहाँ पे कुछ जानते ही नहीं थे कि कैसे उनको साफ़ सफाई रखनी है और कैसे उनको अपना लाइफस्टाइल रखना चाहिए। तो अब बताया जाता है कि गांधी जी को इस सब में पूरे के पूरे एपिसोड में 7 महीने लग गए थे, और बाकी के ये जो छोटे मोटे आने जाने होते थे इनमें भी कुछ महीने लग गए थे। तो पूरा का पूरा बोले तो पूरा 1 साल इस चीज़ में गांधी जी को लग गया था। पर ये जो पॉइंट था, ये चंपारण वाला इंसिडेंट था, गांधी जी कहते हैं ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो यहाँ पे जो चंपारण वाला एपिसोड है गांधी जी की लाइफ का, यहाँ से उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ता है। एक बार मॉडर्न इंडिया में पहली बार उन्होंने अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जीता था चंपारण में। जब राजेंद्र प्रसाद जी और उनके बाकी दोस्तों को लगा कि जो एंड्रयूज़ है वो हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो एंड्रयूज़ था वो एक इंग्लिश मैन था पर वो हेल्प इंडियंस की करता था, तो गांधी जी ने उनको बिल्कुल हेल्प लेने से मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अंग्रेज़ों की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं अगर हम सही के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम सही कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर हम अकेले हैं तो भी लड़ सकते हैं, और ख़ास करके इंग्लिश मैन्स की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस चंपारण वाले इंसिडेंट से गांधी जी ने इसी तरीके से सेल्फ रिलायंस का पार्ट सबको पढ़ाया। तो ये हो गया हमारा इंडिगो चैप्टर कंप्लीट। इससे ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से आपको इंडिगो कोई नहीं पढ़ा सकता। ये चैप्टर बड़ा है और बोरिंग भी है थोड़ा सा, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला के जाएगा आपको, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है ये। देखो कितनी अच्छी बात, हमारे हिस्ट्री की बात हमें इंग्लिश में सीखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये।
एंड नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, टेक केयर।